हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज आज तक हमने जितने भी वीडियो बनाए उसमें हमने 15 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है विज्ञान विषय में 8वीं क्लास का। और जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, यानी कि रिपीट यानी कि दोहराते हैं, यानी कि वही क्वेश्चन वापस आ रहे हैं। और आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हो। बाकी मेरी ये इच्छा है कि आप ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा वीडियोस देखो, ताकि आपके लिए भी काम आए और मेरा भी थोड़ा कुछ काम हो जाए, मेरी सफलता मुझे मिल जाए। क्योंकि आप अगर अच्छे नंबर लाओगे या आप पढ़ोगे तो मेरी सफलता का कारण मुझे मिल जाएगा, मुझे सफलता मिल जाएगी। क्योंकि आपका भविष्य ही मेरा भविष्य है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 15 पाठ तो हो गए। अब हम पढ़ेंगे 16वां पाठ, अध्याय 6। अध्याय 6 क्या? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि साइंस, क्लास 8। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? यानी कि किसी चीज, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश है। सूर्य का धूप, हम बोलते हैं ना कि धूप लेना है, तो वो प्रकाश है। अब पहला प्रश्न जो आता है वो है प्रकाश का परावर्तन क्या है? यानी प्रकाश का जो परावर्तन है ये वो क्या है? प्रकाश का जो परिवर्तन, यानी प्रकाश एक जगह आया, उसकी वो परिवर्तित क्यों हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन यानी कि जब प्रकाश किसी चमकीली वस्तु से टकराकर उन्हें उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश किसी चमकीली वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में या उसी दिशा में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? जब प्रकाश किसी चमकीली वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये लिखो। फिर ये परावर्तन के नियम, लिखिए। ठीक है, यानी परावर्तन का नियम क्या है कि भाई आपतित किरण यानी कि जो किरण आ रही है, आपतित किरण, और परावर्तित किरण जो परिवर्तित हो रही है, परावर्तित किरण। और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण जो किरण आ रही है हमारी तरफ, और परावर्तित किरण जो हमसे दूर जा रही है, वो क्या कहलाती है? और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही जगह, एक ही जमीन पे होते हैं, या एक तल मतलब एक ऐसी जगह स्थित
जहाँ पे वो हिल नहीं सकती, एक ही जगह है वहां पे। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी कि मान लो ये एक तल है, ठीक है। अब यहां से किरण आई, ठीक है। अब किरण आई गई किरण और वापिस परावर्तन कोण, यानी कि ये कोण ये हो गया, ठीक है। ये मान लो माना कि 60 डिग्री है, ठीक है। अब परावर्तन कोण यानी कि जो परिवर्तित होती है, जो यहां से टकरा कर अब जाएगी, तो जाने वाली परिवर्तित होने वाली किरण ये भी 60 डिग्री होगी, ठीक है। यानी कि ये और ये कोण दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जैसे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। ठीक है, लिख लिया। अब ये समतल कोण से बनने वाले, ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? प्रतिबिंब सीधे होते हैं, ठीक है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। और कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। और इसका जो आकार होता है वो वस्तु के बराबर आकार होता है। और परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। यानी कि ये दर्पण है, ठीक है। माना कि और ये कोई चीज ले लेते गेंद, अब ये ऐसी ही यहाँ पे बनेगी, ठीक है, दर्पण के अंदर। जैसे कि आभासी, यानी कि आभासी प्रतीत होता है, दिखता हुआ प्रतीत होता है। वस्तु के बराबर आकार, यानी कि ये जो और ये आकार जो है वो बराबर है। और फिर पार्श्व परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन सिर्फ अंदर से होता है, ठीक है। बाहर से कोई नहीं दिखता, बाहर से अंदर एकदम सेम रहता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। लिखो जल्दी। लिख लिया। और फिर है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या है? यानी कि दर्पण में दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में, बाएं भाग में, और बाएं भाग का प्रतिबिंब
दाएं भाग में। प्रतिबिंब दाएं भाग में होता है, ये पार्श्व परिवर्तन कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। यानी कि देखो, अगर हम मान लो मैं कांच के सामने खड़ा हूं, मैं ये जो मेरा हाथ है वो उल्टा दिखाई देगा और ये वाला हाथ इधर दिखाई देगा। ये मेरे इस हाथ में डस्ट है ना, तो वो इस हाथ में दिखाई देगा दर्पण के सामने, और इस हाथ में जो मार्कर है ना वो इस हाथ में दिखाई देगा, यानी कि जस्ट उल्टा। ठीक है, ये इसका उत्तर है और ये इसका उत्तर है, लिखो। अब 5 प्रश्न पढ़ते हैं हम। मानव नेत्र के भाग और उनके कार्य लिखिए। मानव नेत्र के भाग और उनके कार्य। ठीक है, अब पहला है कॉर्निया, जो आंख के बाहर का भाग होता है वो कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश को अंदर प्रवेश कराता है, प्रकाश को अंदर प्रवेश कराता है। और फिर है आइरिस, पुतले का या पुतली का आकार नियंत्रित करता है, आकार नियंत्रित करता है। लेंस, लेंस क्या करता है? लेंस फोकस, प्रकाश फोकस, प्रकाश का फोकस करता है, प्रकाश का फोकस, प्रकाश का फोकस करता है। और फिर रेटिना, रेटिना क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी कि कॉर्निया जो है वो प्रकाश को अंदर प्रवेश कराता है, और आइरिस जो है पुतली का आकार नियंत्रित करता है, और लेंस प्रकाश का फोकस करता है, यानी प्रकाश अंदर आए उस पर फोकस करता है कि ज्यादा आगे तो आंखें खराब हो जाएगी। और रेटिना, रेटिना प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, फिर छठा है दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है? नाम लिखिए। पहला है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है
दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष यही है। तो अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि भाई दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है साफ। और दूर की वस्तुएं, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ये दो दोष होते हैं। और इनमें जब चश्मा लगता है तो उल्टा होता है जस्ट। यानी कि अगर प्रश्न में यही पूछे कि दृष्टि दोष क्या है और नाम लिखिए, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो ही नाम लिखने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना लिखो, तब तक मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी। अरे कॉल आ रहा है तो कॉल से बात करनी पड़ेगी ना। ये अब है 17वां पाठ, तारे और वायुमंडल। तारे और वायुमंडल। अब पहला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? टिमटिमाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 99% छपेगा एग्जाम में। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कोई बता सकता है? किसे 22 नहीं आती तब नहीं टिमटिमाते? अरे भाई 22 का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं। यहाँ पे ये है कि भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बारिश के टाइम तो वैसे भी तारे दिखते ही नहीं है, हैं? सही बात है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी कि वायुमंडल में प्रकाश के परावर्तन से तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, यानी कि वायुमंडल में प्रकाश का परावर्तन होता रहता है, तो परावर्तन के कारण तारे जो है वो टिमटिमाते रहते हैं वो। ठीक है, ये लिखो जल्दी। अब दूसरा प्रश्न है, तारे और ग्रह में अंतर लिखिए। अब अंतर क्या है, यानी कि तारे जो है वो स्वयं टिमटिमाते हैं, स्वयं चमकते हैं, और ग्रह जो है वो स्वयं नहीं चमकते हैं, स्वयं नहीं टिमटिमाते हैं। वो जब तारे टिमटिमाते हैं तो वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश के परावर्तन को कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं, उसके कारण वो ग्रह चमकते हैं। ठीक है, यानी कि तारे स्वयं टिमटिमाते हैं, स्वयं टिमटिमाते हैं, और ग्रह स्वयं नहीं टिमटिमाते। ये क्या करते हैं, ये तारे के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, परावर्तित
करते हैं। क्या करते हैं? तारे के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी। लिख लिया इतना? क्षमा क्षमा। अरे गाना नहीं गा रहा यार, क्या करें? अब फीलिंग्स आ जाती है गाना गाने की, क्या करें बताओ। चलो, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या था? सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? कोई बता सकता है? बताओ। अरे एक कह रहा है सर सौर मंडल वो है कि जो ऊपर वायुमंडल में होता है। अरे वायुमंडल में तो होता है, पर बोलते किसको है? सौर मंडल। वायुमंडल सौर मंडल दोनों अलग अलग है। ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, वो जो उपग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, उनके वो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, वो उनको मिलाकर वो सौर मंडल होते हैं। सही है, नीचे बैठ। और अब यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह आदि को मिलाकर, यानी कि इनको मिलाकर क्या बनता है? सौर मंडल बनता है। सौर मंडल बनता है। ठीक है, यानी कि किसको मिलाकर? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह आदि को मिलाकर क्या बनता है? सौर मंडल बनता है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। यानी कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच में चंद्रमा आ गया तो वो क्या है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, चंद्रमा यानी कि चंद्र ग्रहण।
फिर ये चंद्र ग्रहण क्या है? अब चंद्र ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, क्या कहलाता है? तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, फिर है वायुमंडल। सॉरी, वायुमंडल नहीं, वायु प्रदूषण ही है। वायु और जल प्रदूषण, हाँ, वायु और जल प्रदूषण। 18 पार्ट, वायु और जल प्रदूषण। ठीक है, वायु और जल प्रदूषण। अब इतना लिख लिया सबने? जल्दी लिख लिया करो, टाइम से। इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि देखो टाइम क्लास लंबी हो जाती है बाद में। ठीक है, पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? यानी कि वायु के अंदर हानिकारक गैसों और कणों का मिल जाना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। वायु के अंदर हानिकारक गैसों और कणों का मिलना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, लिखो जल्दी। और फिर वायु प्रदूषण के कारण, यानी कि वायु प्रदूषण कैसे होता है? प्रदूषण के कारण पहला क्या है? वाहनों से निकलता धुआं। यानी कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका अगर टाइम से सर्विस नहीं कराते तो उसके अंदर वो ऑयल छोड़ने लगता है, बाद में वो काला धुआं, जिससे वायु प्रदूषण ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी ऐसे नॉर्मल सर्विस कराते हैं तो भी होती है पर कम होती है, और वो उससे ज्यादा होता है। और दूसरा है इसका कारण। पहला है वाहनों से निकलता धुआं, और दूसरा है कारखानों से निकलती गैसें। कारखानों से निकलती गैसें, कारखानों से निकलती गैसें या कारखानों से निकलती जहरीली गैसें, बात एक ही है। ठीक है, ये दो कारण है, कारण भी लिखे ना। और ये ज्यादातर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण ही पेपर में पूछा जाता है। अभी वायु प्रदूषण मैंने पढ़ा दिया, अब जल प्रदूषण अभी पढ़ाऊंगा। ये लिखो जल्दी फटाफट। दूसरा प्रश्न है जल प्रदूषण।
जल में कणों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि आपने कोई लोटे में गिलास में पानी रखा, थोड़ी देर बाद आंधी आई तो उससे वो जो रेत है, कण है, वो उसके अंदर गए, उससे वो पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, वो पानी गंदा हो गया, उसी को हम प्रदूषण बोलते हैं। यानी कि जल प्रदूषण क्या है, ठीक है, ऐसे समझ लो। जल में कणों का मिल जाना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है, जल्दी लिखो। अब तीसरा प्रश्न है, अम्लीय वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा क्या है, यानी कि जब वर्षा जल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है या अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। समझता भी रहे इसको, ठीक है, उसको समझ, फायदे में आएगा, तेरे लाभ मिलेगा रे तेरे को, ठीक है। पानी पिएगा, पानी पीना हो पी लेना। यानी कि इसमें ये भी पूछता है कि अम्लीय वर्षा से जो नुकसान है वो क्या क्या होता है। यानी कि फसलों को नुकसान होता है, फसलों को नुकसान, ठीक है। फिर फसलों को नुकसान हो गया, और फिर है इमारतों को नुकसान, ठीक है। फिर है जलीय जीवों को नुकसान, यानी कि अम्लीय वर्षा होती है तो फसलों को ज्यादा तो नुकसान होता है, और इमारत तो गिर जाती है या कच्ची हो जाती है, और जलीय जो वर्षा है उसको जलीय जो जीव है वो मर जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है, क्षति होती है, ठीक है। अब प्रदूषण रोकने के जो उपाय है, यानी कि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। ये भी पूछ सकता है प्रश्न में कि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इसके कारण बताइए। और ये भी पूछ सकता है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए और उनके बारे में थोड़ा सा विवरण दीजिए, और उनको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। और अब इसको जो रोकने के उपाय है वो स्वच्छ वातावरण, यानी कि कचरा जो भी है उसको
साइड में कर दो, उसको कचरे पात्र में डालो या अलग जगह पे रखो, कचरे का निपटान, ठीक है, एक तरह से निपटान कचरे का। और फिर है कचरे का निपटान, और फिर है गाड़ी का जो धुआं है वो ईंधन सही यूज में लो, सही उपयोग, यानी कि उसको जो गाड़ी को है टाइम टाइम से रिपेयर कराओ, टाइम से उसको सही कराओ, ठीक है। और तीसरा है पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। ये प्रदूषण के रोकने के उपाय है। और अगर आप चाहो तो भाई वायु को प्रदूषित होने से भाई गाड़ी कम चलाओ, साइकिल चलाओ। और जल प्रदूषण, जैसे कि उसमें पानी को ढक के रखो, पानी का कम इस्तेमाल लो, अगर ज्यादा इस्तेमाल लेंगे तो वो जल प्रदूषित ऐसे बहेगा, फालतू में खत्म होगा, समझ रहे हो। और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ। अभी क्या है कि हाल ही में हमारी सरकार भी है जो वो बहुत सारी ऐसे वनों का जो काट रही है, वो कर रही है, माउंट आबू उधर कहीं, तो अब क्या मतलब है, इससे कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे हैं ना वहाँ पे जीव जंतु ज्यादा है, जानवर ज्यादा है, और वहाँ का जो जीवन है उनका वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा उगाओ, और जिससे हमें ऑक्सीजन अच्छी मिले। और अगर हम ये ऐसे वायु प्रदूषित हो रही है तो हम सांस लें तो सांस के अंदर भी हमारे वो कचरा जा रहा है, ठीक है। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ वातावरण और ईंधन का सही इस्तेमाल, यानी गाड़ी रिपेयर करो सही, और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ठीक है। ठीक है। अब इतना जो चैप्टर था, 18 पार्ट जो भी थे, 18 में से मैंने सारा का सारा पोर्शन जो भी था, जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आने लायक थे वो मैंने करवा दिए हैं। और आप अगर ये क्लास देख रहे हो तो मेरे पीछे बहुत 3-4 क्लासें डाली हुई है, पहले की 3-4 दिन पहले की, वो क्लासें आप देख सकते हो। उसमें पहले एक पार्ट की डाली हुई, फिर दूसरे पार्ट की, फिर 3-4 पार्ट की है, और फिर सभी पार्ट की डाली हुई। और ये जो 3-4 बचे थे आज, वो मैंने अभी अपलोड कर दिए, वो कल शाम तक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मिटा दूं, और अब हम करते हैं रिवीजन, ठीक है। रिवीजन, रिवीजन यानी कि फसल क्या है, फसल क्या है, कोई बता सकता फसल क्या है? यानी कि एक बड़े क्षेत्र में फसल उगाना, यानी कि एक बड़े क्षेत्र में उगाना, जैसे कि गेहूं उगा रहे हो, या जौ उगा रहे हो, गवार उगा रहे हो, यानी कि एक बड़े क्षेत्र में फसल को उगाना वो फसल कहलाता है। पेड़ पौधे उगाना एक बड़े क्षेत्र में, ठीक है, क्या कहलाता है? फसल कहलाता है, ठीक है। फिर ये खरीफ और रबी फसल में अंतर, यानी खरीफ की फसल वो वर्षा ऋतु में, और फिर वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और धान, इसमें धान की खेती की जाती है, ठीक है। और रबी की फसल, रबी की फसल कहाँ होती है? ठंड में, ठंड में होती है। और गेहूं, मक्का और जो भी है वो ठंड के अंदर, खरीफ के अंदर
सॉरी रबी के अंदर ठंड में और गेहूं बोए जाते हैं, ठीक है। और फिर ये खाद और उर्वरक, खाद होता है वो रासायनिक होता है और उर्वरक होता है जो सॉरी खाद प्राकृतिक होता है, वो रासायनिक होता है, वो उर्वरक प्राकृतिक होता है। खाद प्राकृतिक, उर्वरक रासायनिक होता है, ठीक है। फिर ये सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव यानी कि वे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते, ठीक है। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा, रिवीजन करवा रहा हूँ बस। और फिर ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है, यानी कि उसमें दही में होते हैं ये, वो हम दही खाते हैं, कॉमन सेंस की बात है। और ब्रेड दही ये हम खाते हैं, तो इनमें क्या होता है? सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर किसी के पास माइक्रोस्कोप है तो उसमें ये देख लेना, ब्रेड के अंदर और दही के अंदर वो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर टीकाकरण, रोगों से बचाव की प्रक्रिया, यानी कि टीकाकरण क्या होता है? रोगों से बचाव, रोगों से बचाव, रोगों से बचाव क्या कहलाता है? टीकाकरण। यानी कि अभी कोरोना आया था तो हमें टीके लगे थे, वो रोगों से बचाव के लिए था, ठीक है। फिर संश्लेषित रेशे क्या है? जो रेशे रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, यानी कि जो रेशे रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं रेशे, वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, ठीक है। ये मिटा दूं एक बार ताकि बोर्ड साफ हो जाए। फिर प्लास्टिक हानिकारक क्यों है? ये नष्ट नहीं होता और प्रदूषण फैलाता है, यानी कि प्लास्टिक है जो, वो क्या होता है? नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, वो जमीन के अंदर धंसता रहता है और जमीन को, मिट्टी को अनउपजाऊ यानी कि गंदा करता है, उसको हानि पहुंचाता है, मिट्टी को भी और फसल को भी वो बाद में नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और ये प्रदूषण भी फैलाता है, ठीक है। फिर धातु और धातु के दो गुण, यानी धातु कैसी होती है? चमकदार, कैसी होती है? चमकदार। और पीटने पर क्या होती है? आवाज आती है, ठीक है। धातु कैसी होती है? चमकदार। और ये कैसी होती है? विद्युत की सुचालक, और जंग क्या है? यानी कि लोहे पर हवा और नमी, लोहे पर हवा और नमी के कारण, लोहे का हवा और नमी के कारण वो काला पड़ जाता है, उसमें जंग लग जाती है, लोहे पर हवा और नमी के कारण, ठीक है। बनने वाली परत, यानी कि लोहे पर हवा और नमी के कारण एक परत बन जाती है, यानी काला हो जाता है वो, उसको क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं, जंग लगना, ठीक है। समझ में आ गया? फिर ये जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी कि कोयला और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, क्या ये सभी ईंधन है, जीवाश्मी। और सीएनजी स्वच्छ ईंधन क्यों है? इससे प्रदूषण कम होता है, यानी कि सीएनजी ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ये आजकल आप देखते होंगे तो गाड़ी, स्कूटी, बाइक जो भी है, कार, ये सब
ये विद्युत से चलती है, यानी कि लाइट से चलती है, चार्जिंग होती है और लाइट से चलती रहती है। इससे जो प्रदूषण होता है वो बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। विद्युत से चलती है तो क्या काय का प्रदूषण होगा, ठीक है। फिर दहन, दहन क्या है, यानी किसी चीज को जलाना, किसी चीज को जलाना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है, ठीक है। क्या, दहन कहलाता है, ठीक है। किस चीज को जलाना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। किसी चीज को जलाना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। फिर अग्निशामक कैसे काम करता है, यानी कि अग्निशामक यानी कि अग्नि को बुझाने के लिए कैसे काम करता है। वो जो बुझाने वाले रेड कलर का आता है, वो बोतल टाइप में, वो आगे पाइप आता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लगा होता है, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कर कर, ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति करके, ठीक है। यानी कि उसको रोकेगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक कर, यानी कि उसको रोकेगा, ऑक्सीजन जो है उसको कम करेगा, और ऑक्सीजन नहीं फैलेगी तो आग कम लगेगी, ठीक है। पौधों और जंतु का संरक्षण। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है, यानी कि एक ही जगह पे अलग अलग पौधों का उगना, ये विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति क्या कहलाती है, जैव विविधता, ठीक है। समझ में आ गया। फिर वनों की कटाई से क्या हानि है, वनों की कटाई करेंगे तो बाढ़ आएगी और सूखा रह जाएगा, ठीक है। सूखा और प्रदूषण भी फैलेगा। तभी मैंने बोला था अभी, वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और वन कम काटेंगे, ठीक है। और इससे बाढ़ और सूखे की समस्या आती है, ठीक है। कोशिका क्या है, कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई, जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, ठीक है। जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करने का यंत्र या अंग, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला का अंग, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है ऊर्जा उत्पन्न करने, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है ये, ठीक है, कोशिका के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है। फिर प्रजनन क्या है, यानी कि प्रजनन नए जीव उत्पन्न करने की पद्धति या नए जीव उत्पन्न करने की विधि या प्रक्रिया, नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है, ठीक है। आज थोड़ा जुकाम का अनुभव हो रहा है, क्या करें, ठंड बढ़ रही है, पर आज गर्मी कम है, पर जो लिखा हुआ है वो होता रहता है, आपको पता ही है। फिर ये निषेचन क्या है, निषेचन शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, यानी कि निषेचन क्या है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, इनका मिलन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। निषेचन क्या कहलाता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, यानी कि ये दोनों मिलेंगे, शुक्राणु और अंडाणु, तब जाके निषेचन होगा, तब जाके नए जीव की उत्पत्ति होगी, नए जीव का निर्माण होगा, ठीक है।
फिर हार्मोन क्या है? शरीर के रासायनिक संदेशवाहक। हार्मोन ये क्या है? शरीर के संदेशवाहक हार्मोन। हार्मोन संदेशवाहक इतना लिख लो। बाकी बात एक है कि भाई शरीर के अंदर अलग अलग हार्मोन होते हैं जो हमारे अलग अलग, जैसे मस्तिष्क में कोई संदेश पहुंचाना है कि मेरे को वो चीज करनी है, तो ये हमारा जो हार्मोन है वो उस बात को हमारे दिमाग तक पहुंचाएगा कि हमें वो काम बाकी है वो करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे को क्लास लेनी, वो मेरे को याद दिलाया कि बच्चों का 8वीं क्लास का रिवीजन लेना है, तो रिवीजन में करवा रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे दिमाग तक संदेश पहुंचाया है। ठीक है, फिर किशोरावस्था की आयु है। किशोरावस्था की आयु कितनी है? 11 से 19 वर्ष। यानी कि ये वर्ष अगर है तो उसमें किशोरावस्था की आयु आ चुकी है। ठीक है, फिर बल और दाब। बल क्या है? यानी किसी चीज को धक्का देना या खींचना। यानी कि मैंने किसी चीज को धक्का दिया, खींचा पहले तो, फिर धक्का दिया, तो ये क्या है? बल लगाया। बल लगाने के लिए मैंने खींचा, बल लगाया। ठीक है, और बल लगाने, धक्का दिया, बल दिया मैंने। किसी को धक्का दिया, क्या किया? बल लगाया। ठीक है, क्या किया? बल, धक्का लगाया, बल है। ठीक है, दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल। यानी कि दाब किस पर निर्भर? दाब करता है बल और क्षेत्रफल पर। यानी कि कितना बल लगाया और कितने क्षेत्रफल पर लगाया, यानी कि क्षेत्रफल, एरिया, कितने एरिया में लगाया और कितना बल लगाया, उसको क्या कहते हैं? दाब। ठीक है, घर्षण क्या है? यानी गति का विरोध करने वाला बल। गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण। ठीक है, गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। ठीक है, गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? घर्षण। घर्षण उपयोगी कैसे है? यानी कि घर्षण ये हमें चलने में और लिखने में आसानी देता है। लिखने में आसानी, यानी कि इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हम लिख पाते हैं और चल पाते हैं, इसलिए घर्षण हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, अबे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कैसे आती है? कंपन से। मैंने किसी चीज है, जैसे कि लोहा है, लोहे पे मैंने हथौड़ी मारी तो कंपन हुआ तो क्या आवाज आई? ध्वनि। छन बोला, छन, वो कंपन हुआ और मेरे पास आवाज आई, आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, फिर ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं जाती? माध्यम नहीं होने के कारण। यानी कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? यानी कि उसमें माध्यम नहीं, निर्वात में क्या नहीं है? माध्यम। इसको, ध्वनि को किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि को किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। ऐसा है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? धातु की परत चढ़ाना उस पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु की परत। धातु पर दूसरी परत चढ़ाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? धातु पर दूसरी परत चढ़ाना। ठीक है,
फिर तड़ी चालक का क्या कार्य है, यानी तड़ी चालक का कार्य क्या है? बिजली को गिरने से, बिजली से रक्षा किसकी? इमारत की। तड़ित चालक का कार्य, कार्य पूछा है? हाँ, कार्य बिजली इमारत से रक्षा, बिजली इमारत से रक्षा। फिर प्रकाश परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? परावर्तन के नियम यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर है किसके? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। और फिर एक ही तल में होते हैं, यानी कि ये जो दोनों हैं वो एक ही तल में होते हैं। मैंने बताया था ना, ये एक तल है, इस पर ये आई आपतित किरण यानी कि आपतन कोण, और ये गया परावर्तित किरण और परावर्तन कोण, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे। फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यानी कि तारे अपने स्वयं टिमटिमाते रहते हैं और वायुमंडल अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में परावर्तन यानी कि वायुमंडल में जब प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, उसके कारण क्या करते हैं? तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। अब वायु और जल प्रदूषण यानी कि अम्लीय वर्षा क्या है? प्रदूषित गैसों से बनी वर्षा, प्रदूषित गैसों से बनी वर्षा क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। यानी कि कारखानों से गैसें निकलती रहती है और वो जम जाती है ऊपर वायुमंडल में, तो वो उनसे जो मिलकर मिश्रण होता है, उनसे जो प्रदूषित गैसों से बनी वर्षा है, उनसे जो वर्षा बनती है वो अम्लीय वर्षा होती है और वो जमीन पर, धरती पर आती है, ठीक है। अब सारा रिवीजन मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा बहुत, जिससे मैं और हौसला बढ़ जाए मेरा, और मैं थोड़ा बहुत आपको और सिखाऊं कुछ। और अब आपको अगर कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट में, तो कि सर मेरे को ये सब्जेक्ट कम याद है और कम समझ में आ रहा, तो आप इस पर या उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, या पूरी सब्जेक्ट बोलोगे तो भी उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये ज्यादातर बोर्ड में 8वीं क्लास के बोर्ड में आएगा, जो मैंने भी रिवीजन कराया और जो भी क्लासेस लिए वो सब 8th क्लास में काम आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं वापिस नए अंदाज में, ठीक है।